हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज मैं आपके सामने कहानी का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट में एक व्यक्ति था डेटलेफ, जो कि एरिका नाम की महिला से शादी करता है, जिसके पहले से ही प्रीवियस मैरिजेस से 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे, एक बेटी थी। तो जब ये लोग आपस में शादी करते हैं तो इसके बाद इनके 4 बच्चे और होते हैं, जिनमें से भी 3 बेटे और एक बेटी और होती है। यानी कि इनके कुल मिलाकर 8 बच्चे हो जाते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति था, यानी कि डेट लेफ नाम का व्यक्ति, ये बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था और बहुत ज्यादा मारपीट करता था अपनी पूरी फैमिली के साथ। ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ बल्कि अपनी वाइफ के साथ भी। कई बार ये इनकी इतनी पिटाई करता था कि ये लोग मरते मरते बचे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अपने ही बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकतें करने लगा। अपनी बेटियों के साथ ही था, अपने बेटों के साथ भी ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट हरकतें करता था। इसके बाद इसने अपनी वाइफ को गलत काम की तरफ धकेल दिया और साथ ही अपनी बेटियों को भी पैसे के बदले लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा। ये अपनी वाइफ और अपने बच्चों से ही पैसा कमा रहा था, इसकी जॉब छूट चुकी थी और ये इन्हीं के पैसों पे अब अय्याशी करने लगा। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो बेटा था बियॉन, वो बहुत ही अजीब सा बिहेवियर करता है स्कूल में। एक बार उसने वहां पर आग भी लगा दी थी एक एंट हिल में। तो अब यहाँ पर अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो इसने, यानी कि डेट लेफ्ट ने, बियॉन की टीचर पर इल्जाम लगा दिया कि तुम मेरे बेटे के साथ इनएप्रोप्रिएट हरकतें करना चाहती हो और तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। तो डेट लेफ्ट ने ना सिर्फ ये सब कुछ कहा, जो कि पूरी तरह से झूठ था, बल्कि उसके बाद उसने लिखित में दिया अथॉरिटीज को कि ये जो टीचर है बहुत ही इनएप्रोप्रिएट है मेरे बेटे के साथ, इसलिए इसको दूर रहना चाहिए। और एक रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए भी फाइल कर दिया था। यानी कि इस टीचर को इस स्टूडेंट के पास आने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से एक पागलपन था। लेकिन डेटलेफ जिस तरह का इंसान था, वो कुछ भी कर सकता था। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस। बियॉन से जब क्वेश्चनिंग की गई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्या तुम्हारे पिता ठीक है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस वालों को भी इसके पिता पर ही शक हो। लेकिन बियॉन ने पुलिस वालों को बताया कि उसके पिता तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे इंसान है, एक परफेक्ट फादर है। और उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि उसके पिता के बारे में इतनी पूछताछ क्यों की जा रही है, उसके पिता के ऊपर आखिर शक क्यों है। इससे यही पता चलता है कि डेटलेफ ने पुलिस के पास जाने से पहले बियॉन को बहुत ज्यादा डराया धमकाया होगा कि वो अपनी जबान बिल्कुल ना खोले, और इसी कारण से बियॉन ने कुछ भी नहीं कहा। बियॉन ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए कि पुलिस वालों ने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन उसके पिता के खिलाफ बंद कर दी थी। डेटलफ एक बार फिर से पुलिस के हाथों में आते आते निकल गया था और अब यहां से ये केस और ज्यादा खराब होने वाला था। इस केस की अब सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज सामने आने वाली थी। हालांकि अभी तक भी ये केस आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा होगा, आपको ये लगा होगा कि इससे ज्यादा खराब क्या होगा, लेकिन अब इस केस में इससे ज्यादा खराब चीजें होने वाली थी। अब हम चलते हैं ईयर 2000 की तरफ। अभी तक आपको पता है कि वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर नेटली का बहुत समय से आया था, और इसके अलावा उसकी जो बायोलॉजिकल डॉटर थी जेस्मिन, उसको भी अभी करते करते कई साल बीत चुके थे। अब तक डेटलेफ 37 ईयर्स ओल्ड हो चुका था और अब उसने डिसाइड किया कि उसको और ज्यादा बच्चे चाहिए। लेकिन क्या उसको ये बच्चे अपनी वाइफ एरिका से चाहिए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी वाइफ एरिका की उम्र इस समय तक 42 ईयर्स हो चुकी थी, क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ी थी। फिलहाल वो जो ये बच्चे चाहता था, वो चाहता था अपनी बेटियों के साथ। ये बात कहते हुए भी मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है और इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। अभी तक जब भी वो अपनी बेटियों को अब्यूज करता था तो हमेशा उसने प्रोटेक्शन का यूज किया था। इसके अलावा उसने अपनी दोनों ही बेटियों को बर्थ कंट्रोल पर भी रखा था, क्योंकि वो उनसे पैसा भी कमाता था बाहर के लोगों को बुलाकर। लेकिन अब उसने, क्योंकि ये डिसीजन लिया था कि उसको और बच्चे चाहिए, तो अब जो नेटली थी, जिसकी उम्र अब 16 ईयर्स हो चुकी थी, और वो नेटली को आपको याद रखना होगा कि तब से कर रहा था जब वो 4 साल की थी, 4 ईयर्स की थी। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए रुका था, लेकिन उसके बाद फिर से चालू हो गया था। और ये चालू हुआ था जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी। लेकिन अब वो 16 ईयर्स की हो गई थी और अब उसके पिता ने डिसाइड किया था कि उसको उससे बच्चे चाहिए। अब उसने नेटली का बर्थ कंट्रोल बंद कर दिया और साथ ही प्रोटेक्शन वगैरह भी यूज करना बंद कर दिया, और लगातार अब वो उसको यूज करने लगा। वो तब तक उसको abuse करता रहा जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। पहले तो वो वीक में 1 या 2 बार यूज करता था, लेकिन अब वो रोज डेली बेसिस पे कर रहा था उसको जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए।
अब नेटली प्रेग्नेंट तो हो गई थी, लेकिन डेटलेफ ने ये बात सबसे छुपाई हुई थी। उसने नेटली से कहा था कि ये हम दोनों का सीक्रेट है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता चले। यहाँ तक कि जितने लोग उस घर के अंदर रहते थे, उनको भी वो ये बात पता लगने देना नहीं चाहता था। हालांकि उस घर में रहने वाले सारे ही लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि वो अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें सीक्रेट है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। हालांकि शायद इस प्रेगनेंसी के बारे में उनको नहीं पता होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो ये बच्चा किसका है। शायद इसका अंदाजा उस समय इनको नहीं रहा होगा। उसने नेटली को समझाया कि तुम्हें ये बताना है सबको कि तुम प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन ये बच्चा किसी स्ट्रेंजर का है और तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जैसा कि आपको पता ही है कि वो अजनबी लोगों को, स्ट्रेंजर्स को घर में लेकर आता था और पैसों के बदले नेटली को मजबूर करता था गलत काम करने के लिए। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का ये बच्चा है, ऐसा नेटली को कहना था। अब नेटली को कई बार हॉस्पिटल्स की विजिट करनी होती थी, उसके अपॉइंटमेंट्स होते थे। इन सारे अपॉइंटमेंट्स में डेटलेफ उसको लेकर जाता था, सारे फॉर्म्स भरता था, जो कुछ भी पूछा जाता था उन सब का जवाब देता था। और हमेशा नेटली वहां पर बताती थी कि फादर अननोन है इस बच्चे का। डेटलेफ हमेशा एक बहुत ही केयरिंग फादर होने की एक्टिंग करता था, उस अनबॉर्न बेबी के बहुत ही अच्छे ग्रैंडफादर होने की एक्टिंग करता था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप हैं। साथ ही डेटलेफ ये भी ध्यान रखता था कि नेटली किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ना करे, बहुत ज्यादा बातचीत ना करे। उसकी बातचीत लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर बहुत ज्यादा बातचीत होगी तो किसी को भी शक हो सकता है। इसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद जो सारी केयर होती है उसके लिए भी डेटलेफ ने मना कर दिया था। उसके लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेडिकल प्रोफेशनल्स उसके ज्यादा घर पर आए। अगर वो घर पर आते तो उन्हें बहुत ज्यादा शक हो जाता। फिर उसी साल नेटली ने डेटलेफ के पहले बच्चे को जन्म दिया, यानी कि वो नेटलेफ का बच्चा भी था और एक तरह से उसका ग्रैंड चाइल्ड भी था। उसको ऐसा लगता था कि इस घर में किसी को भी नहीं पता है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं शक होगा कि ये बच्चा किसका था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर चीजें रुकने वाली नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली डेटलेफ को केवल एक बच्चा नहीं चाहिए था। कुछ महीनों के बाद ही, यानी कि इस बच्चे को जन्म देने के कुछ महीनों के बाद ही नेटली एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई और एक बार फिर से उसको अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना पड़ा। और इस बार भी वो सेम हॉस्पिटल में गई थी और वहां पर उसको सेम मिडवाइफ ही मिली थी। इस बार भी उसने कहा कि फादर अननोन है, इस बार कोई डिफरेंट स्ट्रेंजर इसका पिता है। उसने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। डेटलेफ भी हमेशा इन अपॉइंटमेंट्स में इसके साथ जाया करता था, लेकिन अब हॉस्पिटल के लोग सस्पिशियस होने लगे थे। सबको अब इस लड़की पर और उसके पिता पर कहीं ना कहीं अजीब सा शक होने लगा था, लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं। और इस बार भी अब बच्चे का जन्म हो गया। ये डेटलेफ और नेटली का दूसरा बच्चा था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से नेटली प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी नेटली ने वही कहानी सुनाई कि इस बार भी फादर अननोन है और कोई डिफरेंट स्ट्रेंजर है। तो इस तरह की बातें अब ये बार बार कर रही थी। डेटलेफ हर बार उसके अपॉइंटमेंट से उसके साथ होता था, वही ज्यादातर आगे आकर बात करता था। नेटली बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। इस बार भी तीसरे बच्चे का जन्म हो गया और अब चौथी बार जब नेटली प्रेग्नेंट होकर सेम हॉस्पिटल में पहुंची तो इस बार जो मिडवाइफ थी वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गई और उसने इन सस्पिशंस को थैंकफुली रिपोर्ट कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि इस केस में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे ये लगने लगा था कि डेटलेफ इस बच्चे का फादर है। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि अपनी बेटी को वो प्रेग्नेंट करेगा, लेकिन उसको ऐसा तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिशी इस केस में चल रहा है। तो अब एक वेलफेयर ऑफिसर को नोटिफाई किया गया, लेकिन जब ये वेलफेयर ऑफिसर नेटली से मिला तो उसको कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया। उसको यही कहानी सुनाई गई कि मैं नहीं जानती हूँ कि इसका फादर कौन है और वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं है। तो वहां पर ये जो ऑफिसर था उसको आसानी से बेवकूफ बना दिया गया और इस बार भी ये जो केस इन्वेस्टिगेशन थी इसको क्लोज कर दिया गया। ऐसा लगता है कि नेटली पूरी तरीके से रिजाइन कर चुकी थी, पूरी तरह से हथियार डाल चुकी थी और उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था। शायद उसे ऐसा लगता था कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, उसके सामने कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। अब जब भी वो किसी अपॉइंटमेंट में जाती थी बस उसको ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट ओवर हो जाए। वो इमोशनलेस हो चुकी थी। उसको कभी भी डॉक्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछने होते थे। वो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ उससे जितनी बात की जाती थी उनका ही जवाब देती थी। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। जिस दौरान वो बच्चे को जन्म दे रही होती थी उस समय भी वो पूरी तरह से इमोशनलेस रहती थी।
जितने भी मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स थे वहां पर, उनको ऐसा लगता था जैसे कि इस महिला के अंदर, इस लड़की के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, वो पूरी तरह से एम्प्टी लगती थी। लगता था कि उसके अंदर कुछ बाकी ही नहीं बचा है। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि नेटली हर साल एक बच्चे को जन्म दे रही थी। अभी तक हमने 4 प्रेगनेंसीज की बात की है जो लगातार 4 सालों में हुई। उसके बाद 5th प्रेगनेंसी हुई। इस बार नेटली ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था केविन, लेकिन इसकी इन्फेंट के रूप में ही मौत हो गई। उसके अंदर इन्फेंट डेथ सिंड्रोम था जब वो 3 मंथ्स ओल्ड था। डेटलेफ ने एक पड़ोस के गांव में ले जाकर उसको दफना दिया। तो अभी तक नेटली फिलहाल 5 प्रेगनेंसीज झेल चुकी थी और 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें से 4 बच्चे जीवित थे। अब जो नेटली का ट्विन ब्रदर था बियॉन, उसको ऐसा लगने लगा था कि बहुत ज्यादा हो गया और वो डेस्परेटली इन सारी चीजों को अब खत्म करना चाहता था। 2002 में एक दिन बियॉन को अचानक से अपस्टेयर्स के बेडरूम से किसी की बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो भागता हुआ वहां जाता है तो पाता है कि उसकी छोटी बहन जैस्मिन, जो कि बायोलॉजिकल डॉटर थी डेटलेफ की, उसके जेनिटल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है। अब जो बियॉन था वो अभी तक 18 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। वो काफी कुछ समझने लगा था और इन चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कई सालों तक अपने सारे भाई बहनों को अपने पिता के हाथों abuse होते देखा था। इसके अलावा वो खुद भी फिजिकली अपने पिता से अब्यूज हो चुका था और वो जानता था कि उसका पिता किस तरह का व्यक्ति है। अब वो अपने पिता की तरफ मुड़ा और जोर जोर से चीखने लगा कि तुमने मेरी छोटी बहन को अब्यूज करने की हिम्मत कैसे की। और साथ ही उसने ये भी कहा कि मुझे पता है कि जो मेरी ट्विन बहन है यानी कि नेटली, उसके बच्चों के बाप तुम हो। उसने डेटलेफ को कहा कि तुम एक इविल मॉन्स्टर हो और तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। अब डेटलेफ को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे लग रहा था कि सब कुछ सीक्रेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जैस्मिन को तो ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एक नॉर्मल चीज है, प्यूबर्टी में ऐसा होता ही है। उसने हर चीज के लिए डिनाई कर दिया। उसने कहा कि नेटली के बच्चे मेरे बच्चे नहीं है और उसने बियॉन के ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। इस बार जो इनकी माँ थी एरिका, उसने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन अब डेटलेफ ने उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा उसको पीटा कि इस बार भी वो बेहोश हो गई। और इधर जो उसके बाकी सारे बच्चे थे घर के अंदर मौजूद थे, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और रो रहे थे। हर कोई डेटलेफ से डरा हुआ था, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो इंटरवीन कर पाए। डेटलेफ इतना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस बीच इनमें से एक भाई ने पुलिस को फोन कर दिया जिसका नाम था स्वैन। अब बियॉन और स्वैन को दोनों को ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस वालों ने इन दोनों भाइयों से पूछा कि इनके घर में क्या चल रहा है, और इस बार बियॉन और स्वैन ने सब कुछ कन्फेस कर दिया पुलिस वालों के सामने। उन्होंने बताया कि आखिर डेटलेफ इतने सालों से उनके साथ क्या क्या करता आया है और हमारी फैमिली इतने सालों से क्या बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने फिजिकल यूज, इन सारी चीजों के बारे में पुलिस वालों को बताया और साथ ही नेटली के बच्चों के बारे में भी। पुलिस वालों ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ये चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स का केस है, ये तो हमारा केस ही नहीं है। तो इस केस को हम अपने सिर पर नहीं लेना चाहते। इन सारी मैसी चीजों से हम डील नहीं करना चाहते, यानी कि हम इन पछड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों भाइयों को वापस इनके घर में भेज दिया। पुलिस वालों को कोई परवाह ही नहीं थी कि अब इनके साथ क्या होगा। उसके बाद कुछ दिन और बीत गए। फाइनली पुलिस वालों ने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया था और ये लोग फाइनली इनके घर पर पहुंच गए। इतने दिनों बाद पहुंचे, बहुत ज्यादा क्रेजी था, लेकिन पहुंच गए। और जब ये उस घर में पहुंचे तो क्या हुआ, हुआ ये कि जब इन सारे लोगों से क्वेश्चनिंग की गई, एरिका से क्वेश्चनिंग की गई, तो उन्होंने सारी चीजों के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है डेटलेफ ने उनको बहुत ज्यादा डराया धमकाया हो, पता नहीं क्या किया हो, लेकिन वो सबके सब चुप रहे और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब वेलफेयर ऑफिसर ने नेटली से बात की, सारे एक्यूजेशंस के बारे में बातचीत की कि तुम्हारे भाइयों ने कहा है कि तुम्हारे बच्चों का पिता तुम्हारा खुद का पिता है, लेकिन नेटली ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने एरिका से बात की, उसने भी हर चीज से डिनाई कर दिया। उसके बाद बाकी भाई बहनों से बातचीत की गई, सबने हर चीज से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डेटलेफ तो बहुत ज्यादा वंडरफुल डैड है और उसकी तारीफें करने लगी। फाइनली जो 2 लड़के थे जो पुलिस वालों के पास गए थे, यानी कि बियॉन और स्वैन, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि जब हम पुलिस स्टेशन गए थे तब हमारा दिमाग ठीक नहीं था, हम सही मेंटल स्टेट में नहीं थे और हमने कुछ भी वहां पर बकवास कर दी।
अब वेलफेयर ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी गलत चल रहा है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद इस केस को भी क्लोज कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में कितनी बार इस फैमिली पर सस्पिशन हुआ, कितनी बार रिपोर्ट किया गया, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती थी। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि 2002 का साल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि हम 70s की, 60s की, 80s की बात कर रहे हैं। हम अभी इस सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इस सेंचुरी में भी ये सारी चीजें चल रही थी और डर के मारे लोग चुप थे। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। जो चीजें जैसी चल रही थी वैसी ही वापस चलने लगी। लेकिन इधर जो बियॉन था वो इस घर से निकल गया। वो 18 साल की उम्र में यहां से भाग गया था अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि जो डेटलेफ था उसने उसको स्टॉक करके बियॉन को वापस पकड़ लिया था और उसको धमकाया था कि अगर तुम घर से भाग गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है और इस एब्यूज को कहीं भी रिपोर्ट नहीं करना है। उसने ये भी कहा कि अगर तुम पुलिस वालों के पास गए तो इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। और बियॉन जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। उसकी बाकी फैमिली अभी डेटलेफ के साथ ही रह रही थी। तो उसने इन सारी धमकियों को सीरियसली लिया। लेकिन वो कभी भी इस घर में लौटकर नहीं आया। वो हमेशा इस घर से अब दूर रहने वाला था। स्वेन ने भी घर से भागने की कोशिश की, लेकिन डेटलेफ ने उसके सारे के सारे सामान को तोड़ दिया, उसको बुरी तरीके से पीटा और उससे कहा कि तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है, तुम नहीं जा सकते। एक दूसरा भाई मार्कस, वो भी इस घर से बाहर जाने वाला था, लेकिन डेटलेफ ने उसको बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके से कि कई दिनों तक उसको बिस्तर पर रहना पड़ा। और उसके बाद उसने कभी भी इस घर से निकलने का सोचा ही नहीं। तो केवल एक व्यक्ति जो इस घर से बाहर निकल पाया था वो था बियॉन। और इस बीच जबकि ये सब कुछ चल रहा है, नेटली अभी भी डेटलेफ के बच्चों को जन्म दे रही है। अभी तक हम उसके 5 बच्चों के बारे में जानते हैं। वो 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी अभी तक। लेकिन इसके बाद वो 6th टाइम, 7th टाइम और उसके बाद 8th टाइम प्रेग्नेंट होती है। और ये प्रेगनेंसी इसकी चलती है 2000 से लेकर 2009 के बीच, यानी कि इन 8-9 सालों में ये 8 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। और ये सब कुछ हुआ था नेटली के 16 इयर्स ओल्ड होने से 24 इयर्स ओल्ड होने तक। इन 8 बच्चों में से जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चा मारा गया था जिसका नाम था केविन। लेकिन फिलहाल 7 बच्चे उसके जीवित थे जो कि डेटलेफ के अपने बच्चे थे। इस घर में अब एरिका, डेटलेफ, उनके खुद के 7 बच्चे और अब नेटली के भी 7 बच्चे सेम घर में रह रहे थे। यानी कि इस घर में कुल मिलाकर 14 बच्चे थे। और उनमें से ज्यादातर बच्चे जो अब बड़े बच्चे थे वो एडल्ट्स हो चुके थे। अब यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा टेरेबल हो चुकी थी। ये घर इतना बड़ा नहीं था जिसमें इतने सारे लोग आराम से रह पाते। सारे बच्चों के पास अपना बेड भी नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि नेटली कभी सोफे पर सोती थी, कभी जमीन पर सोती थी, गद्दा वगैरह डालकर। तो इस तरीके से किसी तरह एडजस्ट करके वो लोग रह रहे थे। लेकिन उनको सारे ही बच्चों के लिए चाइल्ड बेनिफिट्स मिल रहे थे। आपको पता ही है वहां की सरकार काफी अच्छी रकम देती है बच्चों को पालने के लिए। तो वहां पर अच्छी खासी रकम इनको बच्चों के लिए मिल रही थी। लेकिन डेटलेफ ये सारा का सारा पैसा अपने लिए रख लेता था और अपने ऊपर ही खर्च कर देता था। अभी भी डेटलेफ सारे ही फैमिली मेंबर्स यूज कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था और यहाँ तक कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को अब्यूज भी कर रहा था। लेकिन अभी भी, हालांकि वो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जैस्मिन को कर रहा था, लेकिन वो हमेशा प्रोटेक्शन का यूज करता था। शायद अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ उसको बच्चे नहीं चाहिए थे। शायद ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होता, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। इधर जो नेटली के 7 बच्चे थे वो सभी स्कूल जाने लगे थे। और जब ये बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो आसपास के लोगों को इनको देखकर बहुत ज्यादा शक होने लगा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 7 के 7 बच्चे बहुत ज्यादा डेटलेफ से मिलते जुलते थे। सभी को पता था कि जो नेटली है वो डेटलेफ की अपनी बेटी नहीं है, यानी कि अडॉप्टेड डॉटर है, बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो उसके बच्चों का डेटलेफ से कोई रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए था जनरली। क्योंकि वैसे तो अपने नाना से, दादा से शक्ल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उसका ब्लड रिलेटिव नहीं था तो उससे शक्ल मिलना एक बहुत ही अजीब सी बात थी, ये सबको पता था। तो अब इस छोटे से गांव में कानाफूसी शुरू हो गई और सभी यही बात करने लगे कि शायद डेटलेफ ही इन बच्चों का फादर है। अब सबको पता था कि इनके घर के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन शायद कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि इसके आगे क्या किया जा सकता है। हर कोई अपना मुंह इस फैमिली के सामने बंद करके बैठा था। सभी को पता था कि इनकी फैमिली की काफी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है।
वेलफेयर अथॉरिटीज भी इनके घर में आकर जा चुकी है और हर बार केस क्लोज हो जाता है। तो इनको शायद ऐसा लगता था कि कुछ भी वो कर नहीं सकते हैं, और साथ ही डेट लेफ्ट से हर कोई बहुत ज्यादा डरता था। कई बार अथॉरिटीज के कानों में भी इस तरह की बातचीत गई, वहां पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन हर किसी ने डर के कारण झूठ बोल दिया कि उनको कुछ भी नहीं पता है। अब आप लोगों को याद होगा कि अपनी बायोलॉजिकल डॉटर्स को पैसों के बदले लोगों के साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। तो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जैस्मीन के साथ भी ये ऐसा ही कर रहा था। इस समय तक जैस्मीन की उम्र 17 ईयर्स हो चुकी थी, और इस बार इसने इसको एक डिफरेंट क्रीप के पास भेजा। पहले के 2 क्रीप्स आपको याद होंगे, लेकिन ये जो क्रीप था इस बार, ये एक 63 ईयर्स ओल्ड मैन था जिसका नाम था सैफकेट। वो एक कबाब शॉप ओनर था, और वो डेटलेफ का एक बहुत ही अच्छा क्रीपी दोस्त था। इस क्रीप के पास ये अपनी बेटी को 40 यूरोस के लिए भेजा करता था। लेकिन अब यहां से ये केस और जरा क्रीपी हुआ, क्योंकि अब उसने अपने खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन को, या कह सकते हैं अपने ही बच्चे को जो नेटली के साथ हुआ था, उसको करना शुरू कर दिया। ये एक लड़की थी, इसका नाम था कैरन। इस समय इसकी उम्र थी 7 ईयर्स। इसने कैरन को अपनी कार में बिठाकर जंगल में ले जाना शुरू कर दिया, जैसा कि ये पहले अपनी बेटियों के साथ कर चुका था। वहां ले जाकर वो इसको असल्ट करता था। उसके बाद जब ये दोनों घर लौटते थे, तो कैरन एकदम भागती हुई घर की तरफ जाती थी, जैसे डेटलेफ से बचकर भाग रही हो। ये सीधा अपने बेडरूम में घुस जाती थी, वहां जाकर चीखने चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई देती थी। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है। अब जो नेटली थी, यानी कि कैरन की माँ, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता था कि यही सारी चीजें उसके पिता ने उसके साथ भी की थी जब वो बच्ची थी। अब नेटली को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, तो नेटली ने अब कैरन को, जो 7 ईयर्स ओल्ड थी, उसको हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन लिया। वहां जाकर उसको पता चला कि उसके जेनिटल एरिया में बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, और साफ पता चल रहा था कि उसके साथ गलत काम किया गया है। लेकिन क्या इसके बारे में कुछ किया गया उसके बाद? तो जवाब है नहीं। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक 7 साल के बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर यह डिस्कवर किया जाता है कि उसके जेनिटल एरिया में बहुत सारी इंजरीज हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया जाता। कैरन के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को शक था। नेबर्स को शक था, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। लेकिन कैरन का एक चाइल्ड माइंडर था, यानी कि जो बच्चों की देखभाल करते देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। तो उसने इस बात की रिपोर्ट की, और डेटलेफ की एक बार फिर से प्रॉपरली ऑफिशियली रिपोर्ट की गई। एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब जो ऑफिसर्स थे वो एक बार फिर से इनके घर में विजिट करने लगे, और अब हफ्ते में एक बार इस घर की विजिट की जाती थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स इस फैमिली के बारे में आ चुकी थी, बहुत सारे लोगों को इनके ऊपर शक था। और अब तक 2008 का साल आ चुका था। डेटलेफ की उम्र 45 ईयर्स हो चुकी थी, और अब तक डेटलेफ को अपनी फैमिली को अब्यूज करते करते 20 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि वेलफेयर ऑफिसर्स इस घर में हफ्ते में एक बार विजिट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी लगातार इन लोगों को डेटलेफ अब्यूज कर रहा था, और ये लोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको बचाने के लिए वेलफेयर ऑफिसर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे। बस ये लोग आते थे, रिपोर्ट करते थे कि इस घर में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है अब्यूज का, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है, और हमें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। और देखा जाए तो उनकी भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि ये फैमिली ऐसा ही पोर्ट्रे करती थी उनके सामने। कोई भी अपनी जबान खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। अब डेटलेफ को ऐसा लगने लगा कि कभी भी इसके ऊपर शक हो सकता है कि ये इन सारे बच्चों का बाप है, तो उसने अपने एक डॉजी फ्रेंड को पैसा दिया। उससे कहा कि तुम आगे आकर ये कहो कि मैं इन सारे बच्चों का फादर हूं। वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए राजी भी हो गया। उसने आगे आकर कहा कि मैं ही इन सारे बच्चों का पिता हूं, और उसने इन सारे बच्चों के ऊपर पैटर्निटी राइट्स क्लेम कर दिए। और जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने इस बात पर विश्वास भी कर लिया। उन्होंने इस व्यक्ति का कोई भी पैटर्निटी टेस्ट कराया ही नहीं। उसके बाद 2 साल और बीत गए, कुछ भी बदला नहीं। डेप्ट अभी भी लगातार फिजिकली इन सबको अब्यूज कर रहा था। और अब हम चलते हैं 2010 की तरफ। ये सब कुछ 80s में शुरू हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये कितने लंबे समय से सारी चीजें करके बचता आ रहा था, लेकिन फाइनली अब चीजें यहां से गड़बड़ होने वाली थी। डेटलेफ के लिए, परिवार के लिए यहां से सारी चीजें अब ठीक होने वाली थी।
ये जो चीजें यहां से सुधरी, इसके लिए एक ही व्यक्ति पर्टिकुलरली जिम्मेदार था, और वो थी डेटलेफ की बायोलॉजिकल डॉटर जैस्मिन। अब जैस्मिन के बारे में आपको पता ही है कि जब वो बहुत छोटी थी तब से ही उसका पिता उसको अब्यूज करता आ रहा था। वो बाकी लोगों के पास भी उसको भेज रहा था पैसों के बदले। लेकिन 2009 में जब वो उसको एक क्रीपी कबाब शॉप ओनर के पास बेचता है, यानी पैसों के बदले गलत काम करने के लिए उसके पास भेजा करता है, तो एक बार इसी दौरान, वहां आने जाने के दौरान, जैस्मिन का एक बहुत ही सीरियस कार एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा सीवियर था। जैस्मिन की मल्टीपल बोन्स टूट जाती हैं, इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और साथ ही उसकी जो स्पाइन थी यानी रीढ़ की हड्डी, वो भी ब्रेक हो जाती है। उसके स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है, और साथ ही उसकी पेल्विस की बोन भी पूरी तरह से टूट जाती है। वो पूरी तरह से बेड रिडन हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अब जो डेटलेफ था वो उसको नहीं कर सकता था, उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता था, जिसको लेकर डेटलेफ के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसका इतना सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया है। उसको कोई भी इस बात का दुख नहीं था। उसको सिर्फ एक ही बात का दुख था कि अब इस कंडीशन में ना तो वो उसको बेच सकता है, ना ही खुद उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है। इधर जैस्मिन बेड पर पड़ी हुई थी, अभी उसकी इंजरीज हील भी नहीं हुई थी। तभी एक दिन जैस्मिन से वही क्रीपी कबाब शॉप ओनर संपर्क करता है, सैफकेट नाम का व्यक्ति, और वो इससे पूछता है कि हम अब कब मिल सकते हैं, यानी कि वो अभी भी उसके साथ गलत काम करना चाहता था। अब जैस्मिन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले से ही इतने ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी, बहुत सारी चीजें वो इतने सालों में झेलती आ रही थी, और अब ये जो घटिया आदमी था उससे इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन फिलहाल इस बारे में वो कुछ नहीं करती। एक साल और बीत जाता है, और अब जैस्मिन की उम्र हो जाती है 18 ईयर्स। अब वो डिसाइड करती है कि इन चीजों को वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो चाहती थी कि वो इस घर से भाग जाए। इसके अलावा वो अपनी जान देना चाहती थी मनी मन, और इसी कारण से उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे अपने फैमिली मेंबर्स को। उसमें उसने लिखा कि वो क्या फील करती है और उसके मन में क्या चल रहा है। उसे ऐसा लगता था ये सब कुछ लिखकर बाद में वो अपनी जान ले लेगी। शायद उसे पता था कि वो घर से भाग नहीं सकती, उसकी कंडीशन पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। बस वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। वो कई बार एक लेटर लिखना शुरू करती थी, फिर आधे में ही छोड़ देती थी, फिर दूसरा पेपर निकालती थी, उसमें लेटर लिखती थी, फिर उसको आधा छोड़ देती थी। तो आधे आधे लिखे हुए बहुत सारे लेटर्स उसके पास जमा हो गए थे, जो कि बाद में इस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुए। यहां तक कि उनको बाद में पब्लिश भी किया गया। इनमें से एक लेटर में जैस्मिन ने लिखा था, जो कि आप खुद भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कि माई डियर डैड। अगर आपको डैड कहकर बुलाना उचित हो तो, यानी कि उसने सार्काज्म में लिखा था इसको डैड। उसने कहा कि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। और अपनी माँ से भी इसने क्वेश्चन पूछा कि तुमने अपने साथ और अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे होने दिया। क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं कभी भी अपस्टेयर्स उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। कितनी बार मैं वहां पर रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये दूसरे आदमियों से पैसा लेता था और मुझे उनके पास भेजा करता था। मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं इस तरह से बड़ी हुई, इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मैं फैमिली को रियून नहीं करना चाहती, लेकिन अब मैं इस फैमिली में इस तरह रह भी नहीं सकती। उसने कहा कि मैं इन सारी चीजों को रिपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसने नेटली के लिए कहा कि तुम भी अपनी बेटियों को लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे ही रहें, उनके साथ इस तरह के काम ना हो। तो जैस्मिन ने बहुत सारे लेटर्स लिखे, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर को वो ये लेटर दे पाए। वो इन सारे लेटर्स को लिख लिख कर जमा करती रही। लेकिन कुछ महीनों के बाद अगस्त 2010 में नेटली को एक दिन ये सारे के सारे लेटर्स मिल गए। जब उसने इन लेटर्स को पढ़ा तो वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गई। और नेटली भी ये सारी चीजें बहुत सालों से झेल रही थी और बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब उसे ये सारे के सारे लेटर्स मिले, उसने सब कुछ पढ़ा, तो ये चीजें उसको बहुत ज्यादा हिट करने लगी। वो ये देखकर भी बहुत ज्यादा दुखी हुई कि जैस्मिन अपनी ही जिंदगी खत्म करना चाहती है। ये चीजें कहीं ना कहीं अंदर से उसको बुरी तरीके से तोड़ रही थी। नेटली ने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से जो उसकी बहन है यानी जैस्मिन, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी, जैस्मिन को उसकी जिंदगी खत्म नहीं करने देगी। उसको कुछ ना कुछ करना है और अपनी बहन की हेल्प करनी है। फाइनली उसने इस साइलेंस को ब्रेक करने का डिसीजन लिया।
और उसके बाद नेटली ने एक बहुत ही ड्रास्टिक चीज करने का सोचा। उसने ये सारे के सारे लेटर्स लिए और अथॉरिटीज के पास पहुंच गई। अभी तक अथॉरिटीज यूजलेस रही थी। उन्होंने लिटरली इस केस में अभी तक कुछ भी नहीं किया था, इन बच्चों की कोई मदद नहीं की थी। लेकिन जब उन्हें ये लेटर्स मिले, ये सारे के सारे कन्फेशंस मिले एक तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली 10 अगस्त 2010 के दिन पुलिस वाले अब डेटलेफ के घर पहुंचते हैं और फाइनली इस मॉन्स्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहां से चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन डेटलेफ ऑब्वियसली सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देता है। उसने कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक पैटर्निटी टेस्ट कराया जाता है नेटली के बच्चों का, देखने के लिए कि डेटलेफ इनका फादर है या नहीं है। और क्योंकि डेटलेफ इन सारे ही बच्चों का पिता था, तो पैटर्निटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। सबको पता चल जाता है कि नेटली के बच्चों का बाप डेटलेफ है। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, क्योंकि वाकई में केस एक बहुत बड़ा केस था। ये स्टोरी जब मीडिया में ब्रेक होती है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि ये जो 48 इयर्स ओल्ड मैन है, इसने अपनी ही अडॉप्टेड बेटी को मजबूर किया कि उसके 8 बच्चों को जन्म दे। ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी। सबको बड़ा धक्का लगता है ये सुनकर कि कई दशकों से ये सारे के सारे लोग किए जा रहे थे डेटलेफ के द्वारा। अब इस केस का कंपैरिजन किया जाता है जोसेफ फ्रिट्जेल के केस से, और अब लोग डेटलेफ को जर्मनी का जोसेफ फ्रिट्जेल कहकर बुलाने लगते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेटलेफ को कस्टडी में रखा जाता है। वो अपने ट्रायल का वेट कर रहा था और फाइनली उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो अब यानी कि उसका ट्रायल होना था। अगर वो गिल्टी प्लीड करता तो कोई भी ट्रायल नहीं होता, सीधे उसको सजा होती। फाइनली फरवरी 2011 में ट्रायल शुरू होता है। डेप्ट के ऊपर करीब करीब 350 काउंट्स लगे थे असॉल्ट के, जो कि उसने 20 सालों में अपनी फैमिली के ऊपर किए थे। और इसमें उसके मल्टीपल चिल्ड्रन शामिल थे जिनके ऊपर असॉल्ट किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि उसने अपने हर एक बच्चे को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स असॉल्ट किया था, भले ही फिजिकली किया हो। इधर जो डेटलेफ की फैमिली थी, क्योंकि डेटलेफ जेल में बंद था, तो वो उससे 6 महीनों से नहीं मिले थे और ऑब्वियसली उनकी जिंदगी अच्छी रही होगी। लेकिन अब ट्रायल में उसको फेस करने से वो सबके सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो उसको कभी देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि अब इस मॉन्स्टर ने नॉट गिल्टी प्लीड कर दिया था, तो उनको अब ट्रायल में अपीयर होना ही था। वो उससे डरे हुए तो थे, लेकिन वो फिर भी ये चाहते थे कि उनको जस्टिस मिले और वो चाहते थे कि इस घटिया आदमी को पनिशमेंट मिले जो कुछ उसने उनके साथ किया है उसके बदले। अब एक एक करके इन सारे लोगों ने कोर्ट में आकर डेटलेफ के सामने ही अपने बयान दिए। नेटली सबसे पहले स्टैंड में आई और उसने डिटेल में सारे के सारे एब्यूज के बारे में बताया जो कि वो 4 साल की उम्र से झेल रही थी। बियॉन ने भी हर तरह के एब्यूज के बारे में स्टैंड में आकर बात की। इसके बाद एक एक करके सारे बच्चे आए, उन्होंने सबने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। अब जो मॉम थी इनकी, एरिका, वो ट्रायल में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को फेस करना ही नहीं चाहती थी। वो उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि स्टैंड में आकर अपनी बात कहे। फाइनली डेटलेफ की बायोलॉजिकल बेटी यानी कि जैस्मिन, वो स्टैंड पर आई। उसने एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल टेस्टिमनी दी कोर्ट में आकर। वो कई बार इस टेस्टिमनी के दौरान रोई, यहां तक कि उसकी बातें सुनकर जो डेटलेफ था वो भी रोने लगा था। अब वो क्यों रो रहा था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी कोर्ट में खड़ा होकर रो रहा था। जब डेटलेफ ने एक एक करके अपने सारे बच्चों की बात सुनी, तो अब उसने कन्फेशन करने का मन बनाया, जो भी रीजन होगा। लेकिन उसके बाद उसने सारी चीजों के लिए कन्फेस किया। उसने डिटेल में बताया सारे के सारे के बारे में, जो कि पिछले कई दशकों से वो अपनी फैमिली के साथ करता आया था। तो अब जब उसने सारी चीजें मान ली थी, तो अब सिर्फ उसको सजा सुनाई जानी थी। लेकिन इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि अथॉरिटीज ने इस केस में क्या किया। उनके अभी तक जितने भी फेलियर्स हुए थे इस फैमिली को लेकर, इस केस को लेकर, उसके बारे में जांच शुरू हुई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था, मुझे ऐसा लगता है। इस केस में अथॉरिटीज ने बहुत ज्यादा लापरवाही की थी। उनके पास बहुत सारी शिकायतें आई थी। वो हफ्ते में एक बार इसके घर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी थी और इस कारण इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। बाद में इस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस केस में इन लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही की थी
और मल्टीपल लोग इसमें दोषी पाए गए। लेकिन क्योंकि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, यानी किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। मुझे तो ये लगता है कि इनकी जॉब्स भी छीनी नहीं गई होंगी, ये जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते गए होंगे, बस इनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया होगा। इसके अलावा वो जो लोग थे जो इन लड़कियों को पैसे के बदले खरीदने के लिए आते थे, यानी कि उनके साथ गलत काम करने के लिए आते थे, उनके ऊपर भी ट्रायल चलाया गया। इनमें से 3 प्रमुख लोग थे, अली, मुस्तफा और सेफकेट। ट्रायल के दौरान इन तीनों ही लोगों ने गिल्टी प्लीड किया और आप गेस कर सकते हैं कि इनका सेंटेंस क्या रहा होगा, यानी इनको क्या सजा सुनाई गई होगी। इनको सिर्फ 3 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, यानी कि बच्चों को करने के बदले सिर्फ 3 साल की सजा मिली इन लोगों को। अब क्योंकि ये सजा 2011 में मिली थी, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग 10-11 साल पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं, अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और इसके बाद अब आप लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि जो आगे मैं आपको बताने वाली हूं उसको सुनकर आपका खून खौल जाएगा। अब डेटलेफ की सेंटेंसिंग होने वाली थी, उसको सजा मिलने वाली थी। अब आपको पता ही है कि उसने अपने हर एक सिंगल फैमिली मेंबर को 20 साल से भी ज्यादा समय से किया था, हर तरह से, वर्बली, फिजिकली। उसने अपने बच्चों को पैसों के बदले गलत काम करने के लिए मजबूर किया था, अपनी ही बेटी के साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसको हमेशा के लिए जेल में कम से कम डाल दिया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस व्यक्ति को केवल 14 इयर्स की सजा सुनाई गई, यानी कि जितने लोगों को उसने अब्यूज किया था उनके लिए अगर 1-1 साल की भी सजा मिलती तब भी इसको ज्यादा सजा मिलती, लेकिन सिर्फ 14 इयर्स ऑफ प्रिजन की इसको सजा सुनाई गई थी। और आपको पता ही है कि यह सजा 2011 के मार्च में सुनाई गई थी। इस कारण से इस साल के अंत तक वो जेल से बाहर आ जाएगा, या हो सकता है आ भी गया हो, और जब वो बाहर आएगा तब उसकी उम्र होगी 62 इयर्स। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मॉन्स्टर को कितनी कम सजा सुनाई गई। उसको कभी भी जेल से बाहर आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी, उसको कभी भी आम लोगों के बीच में आने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो जल्दी ही आजाद हो जाएगा, या हो सकता है हो चुका हो, और आराम से अब अपनी जिंदगी बिताएगा। अपने पूरे फैमिली मेंबर्स की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, उनकी जिंदगी ये पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। लेकिन अब ये शान से अपनी जिंदगी बाहर बिताएगा, क्योंकि ये तो अपनी सजा काट चुका है। इस केस के जितने भी विक्टिम्स हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो इन सारी चीजों से रिकवर कर पाएंगे, उनका मेंटल ट्रॉमा, उनका पेन किसी ना किसी तरीके से कम हो पाएगा, और हो सकता है कि उनको पीस एंड हैप्पीनेस मिले आगे। तो फिलहाल इस केस के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये केस आपको कैसा लगा, और प्लीज एक एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी हर हफ्ते एक एक स्टोरी में डालती जा रही हूँ, उसको भी देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।